दुनिया में अगर कोई देश कर्ज में इस कदर डूब जाए कि उसकी जीडीपी लोन अमाउंट के मुकाबले कम पड़ जाए तो कोई भी दूसरे देश उसके यहाँ निवेश करने से कतराने लगते हैं। लेकिन एक एशियाई देश ऐसा भी है जिसकी कर्ज की राशि उसकी जीडीपी से 266% ज्यादा है। इसके बाद भी दुनिया भर के देश उसके यहाँ निवेश करने के लिए तैयार हैं। दरअसल पिछले साल ही इस देश ने अपने कर्ज और जीडीपी के आंकड़े जारी किए, जिसे देखते हुए कर्ज के आंकड़े हर साल बढ़ते जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। ये देश है जापान। वही जापान जिसका नाम सुनते ही दिमाग में टेक्नोलॉजी और बेमिसाल तरक्की आती है। जापान पर $9.5 ट्रिलियन का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी से लगभग 266% ज्यादा है। इसके बावजूद दुनिया भर के निवेशक जापान में निवेश करने के इच्छुक हैं। तो चलिए समझते हैं कि जापान में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से अभी भी माहौल उसके पक्ष में बना हुआ है। जापान ने सितंबर 2022 में आंकड़े जारी कर बताया कि उस पर करीबन $90 खरब का भारी भरकम कर्ज है। जापान ने बताया कि उसने अपनी आर्थिक रफ्तार को बरकरार रखने के लिए दशकों तक घरेलू खर्चों में खूब पैसा लगाया। ऐसे में उसके ऊपर कर्ज की राशि बढ़ती चली गई। वहीं नागरिक और कारोबारी सरकार के खर्च को लेकर उत्साह नहीं दिखाते, जबकि सरकार उनके लिए लगातार खर्च करती रहती है। अगर जापान के मुकाबले अमेरिका की बात करें तो उस पर $30 ट्रिलियन का बड़ा कर्ज है, लेकिन ये आंकड़ा उसकी जीडीपी का 98% है। इसी पर बात करते हुए जापान ने अपनी समस्या भी बताई। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो ताकेशी तशीरो कहते हैं कि जापान के लोग बचत पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके उलट निवेश बहुत ही कम करते हैं, लिहाजा जापान में मांग बहुत कमजोर है। ऐसे में जापान की सरकार को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजेस का ऐलान करने की जरूरत पड़ती रहती है। इसी में इनका कहना है कि यहाँ के लोगों की औसत आयु काफी ज्यादा है। ऐसे में लोग निवेश के बजाय बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं सरकार को उम्र दराज जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अब ये भी समझते हैं कि क्यों बचत पर ज्यादा जोर देते हैं जापानीज। जापान के लोग लंबी उम्र के कारण भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। ऐसे में वो सेवानिवृत्ति होने से पहले ज्यादा से ज्यादा बचत कर अपने पास बड़ा फंड बनाने का सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ताकेशी कहते हैं कि जापान में लोगों की उम्र अभी और बढ़ेगी, लिहाजा बचत पर ज्यादा जोर की समस्या लंबे समय तक ऐसी ही मौजूद रहेगी। ऐसे में सरकार की ओर से नागरिकों पर किए जाने वाले खर्च में भी लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। इससे सरकार पर कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। अब समझते हैं कि इतना कर्ज होने के बावजूद भी जापान पर निवेशकों का भरोसा क्यों बरकरार है। विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा देश होने के बावजूद भी जापान में दुनिया भर के निवेश हो रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हर साल जापान को कर्ज खरीद के जरिए पैसे उधार देते हैं। दरअसल इस दौरान फाइनेंस और रियल एस्टेट बिजनेस में बड़ी गिरावट आई थी। भारी कर्ज लेने के बावजूद भी जापान की स्थिति नहीं सुधरी। हालांकि इसके बाद भी जापान की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटती चली गई। ऐसे में सरकार की आमदनी भी घटती चली गई, लिहाजा सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ा। जापान का कर्ज और जीडीपी साल 2000 तक समान स्तर तक पहुंच गए। फिर साल 2010 में कर्ज जीडीपी के मुकाबले 200% तक पहुंच गया। जापान को कर्ज जीडीपी के मुकाबले दोगुना पहुंचने के बाद आर्थिक प्रोत्साहन का सहारा लेना पड़ा। उसने 2011 में फुकुशिमा भूकंप, फिर सुनामी और इसके बाद कोविड महामारी के दौरान भारी भरकम आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजेस की घोषणा की। इस दौरान जापान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा मामलों में जरूरी खर्च को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स तक बेच डाले। जापान अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से इस वादे के साथ कर्ज लेता है कि उन्हें थोड़े मुनाफे के साथ पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। हालांकि इस कर्ज को चुकाना जापान की सरकार के लिए किसी भारी चुनौती से कम नहीं है। जापान को कर्ज इसलिए मिल जाता है क्योंकि तमाम दिक्कतों के बाद भी ये देश अब तक कभी भी डिफॉल्टर साबित नहीं हुआ, और इसी को देखते हुए निवेशकों का भरोसा भी जापान पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि के साथ जापान निवेशकों को अपनी तरफ खींचता है। कभी भी कर्ज के मामले में डिफॉल्टर साबित ना होना जापान के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बना हुआ है, जो निवेशकों को जापान पर भरोसा देता है। और इसी भरोसे के साथ जापान ने अपनी जीडीपी को थाम रखा है। ये देश जानता है कि डिफॉल्टर साबित होना उसके लिए किसी भूकंप से कम नहीं है, इसलिए ये देश कोई ऐसी स्थिति आने ही नहीं देता। और इसी के साथ जापान ने टेक्नोलॉजी को अपना एक और पॉजिटिव पॉइंट बना रखा है, जिस पर कई देश निर्भर हैं। और जब किसी एक देश पर कई देश निर्भर हो जाते हैं तो निवेशकों की दृष्टि में उसकी छवि अपने आप सुधर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिलने में आसानी होती है और निवेशकों को ये भरोसा मिलता है कि उन्हें लॉस नहीं होगा। साथ ही जापान ने निवेशकों के लिए कानून भी काफी अच्छे कर रखे हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज को वहां पर निवेश करने में आसानी होती है। अब जानते हैं कि कहां से कर्ज लेती है जापान की सरकार। विलियम्स कॉलेज के इकोनॉमी के प्रोफेसर का कहना है कि जापान ने कर्ज पर ब्याज की दर कम रखी है, इसलिए भारी कर्ज पर भी सरकार को ब्याज के बहुत कम पैसे चुकाने पड़ते हैं। वहीं जापान दूसरे देशों की मुद्रा में कर्ज नहीं लेता। जापानीज येन में कर्ज लेने के कारण जापान का सेंट्रल बैंक पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का कम असर होता है।
वहीं जापान पर कर्ज का 90% हिस्सा स्थानीय निवेशकों का ही है। आर्थिक प्रोत्साहन पॉलिसी के तहत बैंक ऑफ जापान सरकार के कर्ज का बड़ा हिस्सा खरीद लेता है। इससे लंबी अवधि के कर्ज पर ब्याज की दर कम रहती है। इससे जापान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बनी रहती है और ये देश बखूबी जानता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कैसे बढ़ाए रखना है। इसीलिए इस देश पर सबसे ज्यादा कर्ज होने के बावजूद भी दुनिया भर में इसका लोहा माना जाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।